नमस्कार। एक ऐसा मैंडेट जिसमें 99 सीट वाला जीता है और 240 वाला हारा, ये दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया। इस मैंडेट के बाद पहली बार एक तरफ बाबू चंद्र बाबू की और दूसरी तरफ नीतीश बाबू की दो बैसाखियों के सहारे बनी है ये सरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी 3.0। अब इस 3.0 में क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना वो सारा जो उनका मैनिफेस्टो है वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे? पीओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर भी बात करेंगे। क्या पीओके वापस ले पाएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, एक खबर जो आ रही है वो ये, शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली तलब किया गया है और दिल्ली तलब करके उनको अगला बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। ऐसे में क्या खैर एक ठीकरा फूटना था कि बीजेपी हारी है तो जेपी नड्डा की नौकरी जानी थी, ये तो पक्का था। और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, हो सकता है कि राजस्थान के सीएम चेंज हो जाए, ये भी खबर आ रही है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना पीओके वाला एजेंडा पूरा कर पाएंगे? देखिए दादा, जो भी इनका घटक दल है, पहली बात तो मैं आपसे थोड़ा सा स्लाइटली डिसएग्री हूं इस मामले में कि बैसाखी की सरकार है, ये कहना उचित नहीं होगा दादा। उसका रीजन ये है कि जो मैंडेट मिला है नीतीश कुमार को और जो मैंडेट मिला है चंद्रबाबू नायडू जी को, उन दोनों मैंडेट में बीजेपी का समर्थन या बीजेपी के लिए भी वोट इंक्लूसिव है। तो जो आंध्र प्रदेश के लोगों ने, उनके पास जो ऑप्शन था वो टीडीपी को वोट इसीलिए दिया कि ये वोट बीजेपी को जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी साहब का हाथ मजबूत करेगा, अमित शाह जी का हाथ मजबूत करेगा। तो ये कोई बैसाखी नहीं है, ये इस मैंडेट में बीजेपी का मैंडेट है बिल्कुल। ये 16 सीट में जितने भी वोट पड़े हैं उसमें नरेंद्र मोदी साहब के तस्वीर के साथ वोट पड़े। ये प्री पोल अलायंस था, टीडीपी को कोई पूछ नहीं रहा था, टीडीपी को अलायंस के लिए कोई लेने को तैयार नहीं था। और अगर चंद्रबाबू नायडू अभी भी अगर अपने इतने साल के पॉलिटिक्स से कुछ शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं, 16 सीट है, कोई बहुत ज्यादा सीट भी नहीं है उनके पास, तो अगर वो इफ ही वांट्स टू प्ले हार्ड बॉल, तो ये उनके लिए भी कोई बहुत ज्यादा शुभ समाचार नहीं है। जनसेना पार्टी के जो वो है पवन कल्याण साहब, जो कप्पू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो प्रचंड मोदी समर्थक हैं, और कप्पू कम्युनिटी के सपोर्ट के बिना क्या टीडीपी सरकार बना पाएगी? ये बहुत मुश्किल है। तो अगर जो समर्थन यहाँ पर जो अगर कोई हैंडीकैप प्रधानमंत्री मोदी के पास है, तो वही हैंडीकैप टीडीपी के जो वो है नायडू साहब उनके पास है। मुझे ये भी नहीं लगता कि ये दोनों जो है नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू साहब, ये दोनों मोदी साहब का एक्सटर्नल क्या पॉलिसी रहता है उस पर उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। इन दोनों लोग को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि मोदी साहब पीओके ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या पीओके में वो क्या हार्ड पाकिस्तान के साथ कैसी पॉलिसी बनवा रहे हैं। इसमें आई डोंट थिंक कि कोई इंटरफेरेंस होने वाला है। So I think that program will remain intact। बल्कि अगर पीओके आता है तो चंद्रबाबू नायडू साहब की भी वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी, किसी के वोट बैंक में घटोतरी होने का सवाल नहीं उठता है। So I think कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक्सटर्नल पॉलिसी है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, that will remain intact, untouched and जिसे कह लीजिए I mean free from any poking from the coalition parties। जी राइट। तो ये जो चीज है, अगर आप इसे देखें कि ये क्या सिचुएशन है, वो ये सिचुएशन है कि एक अभी एक जनाब हमारे पास पाकिस्तान से आए जिन्होंने एक कमेंट भी किया। ये है उनका कमेंट। उन्होंने बोला इंडिया नहीं, उन्होंने बोला वी इन पाकिस्तान वांट वीक कोalition गवर्नमेंट इन इंडिया लाइक बिफोर 2000। तो पाकिस्तान तो ये चाहता ही था कि वीक कोalition आए। मैं इसको वीक कोalition नहीं कहूंगा, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोalition। देखिए भाई क्या गणित है, 240 सीट बीजेपी के पास है, 5 सीट एलजेपी के पास है, जो कि चिराग पासवान एकदम मोदी के हनुमान जी की तरह खड़े हैं, 7 सीट शिवसेना के पास है। एकनाथ शिंदे साहब कहीं उनको धोखा देने वाले नहीं, असंभव है ये, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब अपनी ही खुद की वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पॉइंट ये रहा कि 240 में आप 12 जोड़ दीजिए तो 252 हो जाता है, रहती हैं 20 सीटें।
अब उन 20 सीटों में करीबन इनके जो 8 तो वो है ये एनडीए, अरे एक एक एमपी वाले प्लस जेडीएस और ये क्या नाम है पवन कल्याण साहब, ये मिला के 10 सीटें होती हैं, तो 262 सीटें हो गई। बाकी जो है वो, और ये सारी एक एक पार्टी के जो लोग हैं, जैसे हम का एक पार्टी हो गया, सिक्किम वाली एक पार्टी हो गई, रिवॉल्यूशनरिस्ट पार्टी वाला एक पार्टी हो गया, जनसेना वाला 2 सीट हो गई, जेडीएस वाली 2 सीट हो गई। और जेडीएस जो है अभी बहुत ज्यादा नेगोशिएट करने की पावर रखती नहीं है, क्योंकि जो रेवन्ना का केस है उससे मोदी और अमित शाह उनके ऊपर हमेशा चढ़ के ही बात करेंगे, क्योंकि अगर जो रेवन्ना को कोई अगर रिलीफ मिलनी है तो वो रिलीफ तो गवर्नमेंट के थ्रू ही मिल सकती है, इसलिए उनकी बहुत ज्यादा चलने वाली है नहीं, और 2 सीट है उनके पास। तो मेरे ख्याल से बीजेपी बिना चंद्रबाबू नायडू साहब के और नीतीश कुमार के बहुत कंफर्टेबल है। ये डिस्टरबेंस तब होगा जब नीतीश कुमार एंड और चंद्रबाबू नायडू साथ में जाना चाहे। ये क्या शिवसेना निकलेगी? हिंदुत्व के नाम पे शिंदे साहब ने तोड़ा था शिवसेना को, तो वो तो असंभव है। 7 सीट हो गई, 5 सीट चिराग साहब की है, वो एकदम हिंदुत्व का टीका लगा के बैठे रहते हैं, दैट मैन इज आल्सो हिंदुत्व वाले। 12 सीट तो यही हो गई, 52 सीट तो यही मैंने आपको हिसाब दे दिया। जनसेना वाले वो जो है वो 2 सीट उनको रख लीजिए, 254 हो जाता है। बाकी जो हम पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, सब मिला मुलू के हो जाता है आपका। क्योंकि अगर ये हम पार्टी के जो जीतन राम साहब है, ये जाएंगे, अगर अभी मान लीजिए हम कहते हैं ये कहें कि हम छोड़ देंगे, हम जा रहे हैं वहां पे क्या नाम है उनके पास, इंडी ब्लॉक के पास, क्या मिलेगा इंडी ब्लॉक के पास? ना तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के वो है। तो मोदी साहब को प्रचंड बहुमत नहीं मिला, लेकिन जनता ने ऐसा वीक कर दिया है इंडी अलायंस को भी कि वो हाथ पैर मार करके भी मोदी साहब का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो मोदी साहब का तभी बिगाड़ सकते हैं जब ये पूरे के पूरे 240 के अलावा जो 52 लोग हैं, क्योंकि 292 सीटें आई हैं इनके पास, तो 52 लोगों को तोड़ना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल है। उस 52 में से 28 होते हैं आपका ये क्या नाम है जेडीयू और टीडीपी। तो 52 में से अगर आप 28 निकाल दें दादा, तो कितना बच जाता है? 46, 36, 36 सीटें तब भी बचती। तो बीजेपी वुड ऑलवेज बी। और ये देखिए, मैं तो इस संभावना को भी इनकार नहीं करूंगा कि कल को जो ये है उद्धव ठाकरे, वो दल बल के साथ आ जाएं और शिवसेना का मर्जर हो जाए। मैं तो इसको भी नहीं करता। 9-7-16 सीधा हो जाएंगे जी। 2 कमेंट्स जो थे बहुत अच्छे कमेंट्स थे। एक कमेंट था एक जनाब का कि मिश्रा जी बनारस में भी वो हो गया, बनारस में भी बुरी हालत थी, आपके लिए ही था। अभिषेक सर यूर राइट। एक कमेंट ये है यूर राइट। बिल्कुल, ये आदित्य ने लिखा बिल्कुल बेकार कर दिया मिश्रा जी, बनारस में भी स्ट्रगल हुई। और दूसरा कमेंट, इसका आंसर आपने भी बहुत अच्छा दिया दादा, इसका आंसर आपने भी बहुत अच्छा। प्रचंड गर्मी में चुनाव करा रहे, मुश्किल से 44% वोटिंग हुई है बनारस की। टोटल वोटिंग में अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मुझे सही कर दीजिएगा, ज्यादा 44% वोट हुआ है सिर्फ। लोग निकलेंगे वोट देने। और बीजेपी वोटर है भी ऐसा, वो सुबह 10 बजे 9 बजे सो के उठता है और उसके बाद वो 11 बजे तक ब्रेकफास्ट करता है, फिर बोलता है गर्मी बहुत है, शाम को जाएंगे, शाम को बोलता है कि नेक्स्ट टाइम। तो वो ऐसी हालत है। एक और है फूड, देसी फूड बैंक। बीजेपी शुड नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि उसकी जगह गवर्नमेंट कौन बनाए। राहुल गांधी, 29 पार्टीज का इंडी गठबंधन, जिसमें तकरीबन 11 दूल्हे हैं, 1 दुल्हन है। तो वो इस स्वयंवर में कौन दूल्हा बन पाएगा? और 2 दूल्हे और साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, चंद्रबाबू और नीतीश बाबू। अब इसमें कौन बनेगा मुझे नहीं पता, हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने भी क्लेम नहीं किया है। अब एक चीज और, क्या यूसीसी, एक जनाब ने पूछा, क्या यूसीसी पास हो पाएगा इसके ऐसे में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि यूसीसी में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि जेडीयू 16 सीटों के 12 सीटों पे बहुत ज्यादा हाथ मरोड़ सकती नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है, और फिर मोदी जी का अपना मैंडेट खुद का भी है।
चंद्रबाबू नायडू भी ये जानते कि 16 सीट में मोदी जी का भी मैंडेट है, तो हिंदुत्व का प्लैंक नहीं छोड़ा गया, हिंदुत्व के प्लैंक पे ही वो चुनाव लड़ा गया। ये हिंदुत्व के प्लैंक से ही बोला गया कि भाई ये जो तुम्हारा मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, ये सब बोल के चुनाव लड़ा गया, और ये सब बातें चंद्रबाबू नायडू के सामने बोली गई हैं। तो यूसीसी एक बड़ा प्लैंक है। कल मोदी जी ने भी ये दिया कि बड़े फैसलों को नहीं रोका जाएगा, तो आई थिंक यूसीसी विल कम। ये कब आएगा दैट में बी प्रॉब्लम, कि आज तुरंत ला देंगे या अंत में लाएंगे। बाकी जेडीयू को और इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बाकी तो एक एक सीट वाली पार्टीज है, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कहा तो 240 में 292 को अगर हम घटाते हैं, 292 में से 240, तो हमारे पास आते हैं टोटल 52 सीटें। 52 में से 28 अगर हम घटा दें दादा, तो कितना हो जाएगा? 52 में से 28 गया तो 46, हाँ 50 हो गया, उसमें से 6 और गया तो 44 हो गया। 44, 34, 24, फिर भी 24 इनके पास है, और 240 में 24 आप जोड़ दीजिए, 264 होता है। तो अगर ये 28 जाते हैं, उसमें से क्या शिवसेना को कन्विंस नहीं किया जा सकता है उद्धव भाई ठाकरे को? देखिए बीजेपी महाराष्ट्र में इसलिए आ रही कि शिवसेना से लड़ रही थी, इनका ही वोट डिवाइड हो गया। अगर शिवसेना से, आप देखिए, मैं कल देख रहा था जिन सीटों पे उदय भाऊ शिवसेना ठाकरे जीती है, उन सारी सीटों में उन्होंने शिवसेना उसको हराया, शिंदे ग्रुप को। तो बेस्ट सिनेरियो होगा कि आप जाएं, बात करें उद्धव भाई ठाकरे से, उनको भी दिखा दें कि आपके अंदर भी बड़ा था कि हम करेंगे, हम सूरी सीटें अपने नाम पे जीतेंगे, बाला साहब के नाम पे जीतेंगे। नहीं हुआ। 11 सीटें लड़ी आपकी, क्या नाम है, शिवसेना अलायंस ने, शिवसेना शिंदे गुट ने 7 सीटें वो जीत गए। 22 उन्होंने लड़ी उद्धव भाई ठाकरे ने, 10 वो जीते हैं। तो क्या हुआ? दोनों का स्ट्राइक रेट 50% के आसपास है, 50-60%। तो क्यों अप्रोच लड़ रहे हो? आपका हिंदू का प्लैंक है, हिंदुत्व का प्लैंक है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, उसको छोड़ के कहाँ जा रहे हो? ये तो समझाना पड़ेगा इनको, क्या नाम है, उद्धव भाई ठाकरे को। तो मेरे ख्याल से मर्जर होना चाहिए। जब ये मर्जर हो जाएगा तो ये और ब्लॉक वीक हो जाएगा। जी 400 वाले कहाँ चले गए? हरमेश सिंह जी बोल रहे हैं। अच्छा 400 टारगेट था, 300 पहुंच गए, यानी कि 75% मार्क्स। ऐसे स्टूडेंट को ब्रिलियंट बोलते हैं, बेवकूफ नहीं। 400 मार्क्स तो जो था कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी बनाएंगे, लेकिन ये कि वो बीजेपी के लोग ही उसको खा के वो पसर गए। सबके दिमाग में था कि हम सब ये सोच रहे 350 तो मरी हालत में आएगा। लोग सो गए भाई, लोग वोट ही देने नहीं गए। लो वोटिंग बहुत बड़ा कारण बना। पहले 3 चुनाव चरणों में ये बात कही गई, इसको नैरेटिव को काटने के लिए अमित शाह को टीवी पे आके बोलना पड़ा कि वो लो वोटिंग में हमारे लोग निकल के दिए हैं। ये बात इनको समझ में आ चुकी थी कि लो वोटिंग ने इनका बंटाधार कर दिया है। बिल्कुल सही। अब इस बात का भी एनालिसिस होना चाहिए कि जो मुस्लिम इलाकों में वोटिंग हुई है वो उनके टोटल वोटिंग का कितना % हुई है, और जो हिंदू इलाके में वोटिंग हुई है उसके कितने % का वोटिंग हुई है। ये बीजेपी का तमिलनाडु में 11% का वोट शेयर हो गया आज की डेट में। 26% पे डीएमके बैठी हुई है और 22 की 22 सीटें जीत गई। 20% एआईएडीएमके के पास वोट है। मैं कह रहा हूँ एआईएडीएमके का कोई भविष्य नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है। अन्नामलाई एक उभरता हुआ फेस है। अगर बीजेपी एआईएडीएमके का वोट लेने में, चूंकि एआईएडीएमके का जो बेसिक वो है खमीर जो है वो बेसिकली मोदी जी वाला ही है, क्योंकि जो जयललिता मैडम थी उन्होंने 2 बार बीजेपी को सपोर्ट किया था, एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, इवन प्रो बीजेपी भी थी जब 2002 का उनके ऊपर लांछन लगा था मोदी जी के ऊपर। तो ये पूरा चांसेस है कि एआईएडीएमके का जो 20% का वोट शेयर है, अगर ये मर्ज कर ले बीजेपी, खा ले इसको, तो 11% अभी है, 20% वो 31% है, और 26% पे ये डीएमके की 22 सीटें हैं दादा। केरल में जीत गए, सुरेश गोपी जीत गए। केरल में जो हिंदुत्व की सबसे ज्यादा जहां नफरत की जाती है हिंदुत्व से, वो केरल है, वहां जीत गए। हाँ दादा। यस, इन्होंने ये बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस ने बीजेपी को मार दिया है, आदमी को मार देता है। ये बात मैं हरमेश सिंह जी की मानूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं था बीजेपी में,
कि हम जहां खड़े होंगे जीत जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। और पीओ के मैं एक से भी बोलूं, मैं दादा इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मानता। अरे भाई ऐसे काम किए थे, 370 हो चुका था, राम मंदिर हो चुका, कोई भी हो तो भाई नॉर्मल इंसान एक्सपेक्ट करेगा भाई। मैं इसको मैं मानता हूँ कॉम्प्लिसेंसी, दो चीजें हुई, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस ठीक था इनका। ऐसे कामों के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कैसा आएगा? दो चीजें हुई हैं, कॉम्प्लिसेंसी हो गई, लोगों ने वोट नहीं दिया। दूसरा, मैंने सुना कि शायद नड्डा साहब ने बीच में स्टेटमेंट दे दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं, हम अपने मन से जीत जाएंगे। अगर नड्डा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, इसकी क्या जरूरत है यार? ये बेवकूफी की बात है। उड़ते तीर नड्डा साहब की। अच्छा, एनसीआर में कंप्लीट स्वीप किया। यस, एनसीआर में कंप्लीट स्वीप किया, ऐसा गुल्लू गुप्ता बोल रहे हैं। हाँ सही बात है, एनसीआर में कंप्लीट स्वीप किया, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चमत्कार उड़ीसा से आया, 21 में से 18 सीट, बहुत बड़ी चीज। पंजाब में 0 सीट, उसी से बचे वो 18 सीट, उसी से बचे, सही बात है, उसी से बचे, उसने बचाया। एंड मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 1 सीट बढ़ाई, और वो सीट छिंदवाड़ा की, जो कि 1980 से ये लोग जीत रहे थे, कमलनाथ परिवार सिर्फ एक बार 1997 में हारे थे, जबकि एक बाई इलेक्शन था, और उस बाई इलेक्शन में सामने सुंदरलाल पटवा जैसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, तब हारे थे। ये भी एक बड़ी चीज थी। लेकिन हाँ, ये चीज है कि अगर इतनी गर्मी नहीं होती तो बीजेपी सीधे सीधे मेजोरिटी पास करती। बीजेपी में कि जिस दिन रिजल्ट्स आए थे ओपिनियन पोल्स के, एग्जिट पोल्स के, उस दिन भी बीजेपी के लीडर्स की शक्लें उतरी हुई थी। ये भी एक क्वेश्चन, बंगाल से 500 रुपए का दिया, ठीक है, ये सब होता है। अच्छा, एक चीज, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को अब ब्लैकमेल किया जा सकता है इसके बाद, या क्या चंद्रबाबू या नीतीश कुमार? कोई ब्लैकमेल नहीं होगा। क्या करप्शन का ब्लैकमेल होगा? मैं तो कहता हूं अगर ऐसा कुछ हो तो प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, कहा जाके गवर्नमेंट बना लो। ये जो इंडिया गवर्नमेंट बनेगी ना, ये 2 साल नहीं चलेगी, ये 2 साल नहीं चलेगी, और ऐसा करप्शन मचेगा, चूंकि बेसिकली इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया ब्लॉक किस चीज पे जीत के आई है? क्या प्लान था उनका? अफवाह कि मोदी इलेक्शन नहीं कराएगा, कि मोदी जो है वो संविधान बदल देगा, हिंदू राष्ट्र बना देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। इन मुद्दों पे जीते हो तुम चुनाव, अफवाहों के, यही तो प्लान था। कौन सा इन्होंने बड़ा मुद्दा उछाल दिया था? एक मुद्दा था जिसपे मुझे लगता है कि थोड़ा डेंट हुआ होगा, मगर वो है कि वो मुद्दा क्यों नहीं काम किया। मध्य प्रदेश में 29 हो गया, गुजरात में 25 में 24 हो गया, तो ये तो प्रश्न पूछेगा। एक मुद्दा मुझे है कि ये बेरोजगारी का भी मुद्दा इनको हिट किया। अब जैसे अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं, बहुत अच्छी होगी, बहुत फ्यूचरिस्टिक है, दूरदर्शी है, बट मैं इसके फेवर में नहीं। 2 यार लोगों को सरकारी नौकरी दे दो, उनको अगर चाहिए नौकरी में वो मिलता है, हम भाई फौजी हैं, लोगों के खानदान है जो फौजी बनते आ रहे हैं, उनका एक साधन होता है इनकम का। अब आपने उसको अग्निवीर में कर दिया, हम 4 साल देंगे, हटा देंगे, ये सब क्या जरूरत है? आप हारोगे इन सब चीजों की वजह से। अरे भाई, गवर्नमेंट का तो एक्सपेंडिचर वैसे भी होगा ना, तुम उसको यहाँ पैसे बचा के किसी वेलफेयर स्कीम में लगाओगे। वेलफेयर स्कीम में लोगों को 1-2 लाख का मकान दे दोगे, वो नहीं दिखेगा, लेकिन लोगों को एक नौकरी दे दोगे तो जिंदगी भर उसके गुण गाएंगे कि हमको नौकरी मिला है। तो आई थिंक जो सरकारी नौकरी है उसको एकदम नहीं खत्म करे मोदी जी, क्योंकि सरकारी नौकरियां बोलती हैं और आपको सरकार के भरोसे ही काम कराना है। तो मेरा ये मानना है कि वापस से लिया जाए अग्निवीर को, और सेना में बहाली की जाए नॉर्मल तरीके से। ओल्ड पेंशन भी बहाल करें। ये लोगों का पेंशन क्यों नहीं देना चाहते लोगों को? नहीं, ओल्ड पेंशन तो पॉसिबल नहीं है, ओल्ड पेंशन तो अब नहीं हो सकती, वो तो उसकी तो वो भूल ही जाएगी। उसका रीजन ये है कि भाई आप डिमांड करे होगी, आप नहीं दोगे, ये दे देंगे। नहीं, कोई नहीं देगा। वो हटाई ही अटल जी के टाइम पे थी, उसके बाद मनमोहन सिंह 10 साल रहे, क्योंकि ओल्ड पेंशन का जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो बहुत ऊपर आ रहा है। उसको तो कोई नहीं कर सकता। उसके लिए माहौल अभी उसके खिलाफ है, ओल्ड पेंशन के खिलाफ, क्योंकि सैलरी बिल जितना था गवर्नमेंट का, उसका अगर वो 100% था तो पेंशन बिल 176% पे जा चुका था, तो उसको तो अभी लाना पॉसिबल नहीं है। और न्यू पेंशन, ओल्ड पेंशन वाले अभी चल ही रहे हैं। 2004 तक जो रिक्रूटमेंट था, वो रिटायरमेंट भी आएगा 2036 के आसपास, तो उसके बाद तब तक ये हमारी पेंशन रहेगी, 176% पेंशन बिल रहेगा, तो ओल्ड पेंशन नहीं आ सकती अभी। बहरहाल कोई चांस नहीं है, माहौल उसके बहुत खिलाफ है, ठीक है ना।
तो इस मामले में आपको ये बात समझनी पड़ेगी, राइट। अब आप बताइए मुझे कि एक चीज और, महाराष्ट्र में क्या डिसअपॉइंट रही? ये एक एसके है, इन्होंने ये बोला भी डिसअपॉइंटेड बिकॉज महाराष्ट्र बाय नितिन गडकरी वाज टेकन टू गुजरात बाय मोदी। अब एक चीज, महाराष्ट्र में आपको क्या प्रॉब्लम दिखी? महाराष्ट्र में हिंदू वर्सेस हिंदू हो गया, ये बाकी प्रोजेक्ट ये सब तो चलता रहता है, मगर मैंने आपको बताया ना 11-7-18 सीटें हैं, अगर दोनों को 10-7-17 सीटें हैं, अगर आप ये शिवसेना को देख ले, दोनों शिवसेना को जोड़ दे 17 सीटें हैं इनके पास, और 11 सीटें शायद, अगर मैं महाराष्ट्र का इलेक्शन का वो देखूं तो मेरे ख्याल से बीजेपी के पास करीब 11 सीटें हैं, और इनके पास क्या नाम है, एक मिनट में बता देता हूँ आपको, हाँ बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, और ये शिवसेना उद्धव भाई के पास भी 9 सीटें हैं, और शिवसेना इनके पास भी 7 सीटें हैं, तो 9, 18, 2, 20, 5, 25 सीटें यहाँ हो गई 48 में से। अब अगर आप कांग्रेस का सीट देखिए, जो 13 सीटें कांग्रेस के पास आई हैं, कांग्रेस ने किसको हराया है? आइए हम देखते हैं। कांग्रेस ने हराया है, यहाँ पे आप देखिए, इंडिया नेशनल कांग्रेस को 7 लाख वोट मिली, कांग्रेस को मिला 5 लाख। नंदुरबार करके कोई वो है, उस नंदुरबार, हाँ नंदुरबार में कांग्रेस ने सीधा बीजेपी को हराया, ठीक है। धुले में देखिए, धुले में भी सीधा इनकी बीजेपी से लड़ाई हुई है। अब धुले में जो ये हराए पता है कितने वोट से 3,800 वोट से हार गई कांग्रेस, अरे बीजेपी 3,831 वोट से आ रही है धुले की सीट, ठीक है। तो वेरी वेरी बैड, इनका काम ही यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है दादा कि इनको महाराष्ट्र में एक तो एनसीपी से जान छुड़ाएं, शरद पवार जो है वो सारी की सारी वो ले गए, क्या नाम है, सिंपैथी वोट, तो ये बीजेपी और शिवसेना ही सफिशिएंट है। बात करें, बिकॉज मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे के पास भी अब कुछ नहीं बचा है, उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि वो 5 साल और सत्ता से बाहर रहेंगे, और ये बीजेपी को सबक मिल गया है, तो वो वापस से व्यू रचना ऐसी करेगी कि ये जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारा जाए, क्योंकि कांग्रेस को वोट मिला अफवाह के नाम पे है, अफवाह जो है वो बहुत जल्दी दूर कर दी जाएगी। अब तो जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया, अफवाह जो है वो साफ हो जाएगी और लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। तो उनसे बातचीत कीजिए, अफवाहों को दूर कीजिए। नवनीत राणा 19,000 वोट से हारी है। अच्छा, ये वो है जो गर्मी की वोटिंग है, वोटिंग कहीं अप्रैल में हुई होती तो ये 2,000, 10,000, 30,000 से जो हारा है वो जीते होते। 30 सीट्स का फर्क, 30 का नहीं 50 सीट्स का फर्क वहां था, बहुत क्लियर। भाई आप ये देखिए ना, नवनीत राणा जी जो हैं वहां पे, जैसे अब प्रहार जनशक्ति पार्टी है, उसने 85,000 वोट ले लिए, 85,000। रिपब्लिकन सेना कोई है, उसने 20,000 वोट ले लिए। तो ये नवनीत राणा जी के हार थोड़े है, ये तो किस्मत खराब हुई कि इनके वोट कट गए, बीजेपी के वोट कई जगह कटा ना। ये जो बाकी पार्टियां थी वो, और ये जो क्या नाम है, शिवसेना का भी वोट चला गया कांग्रेस को, क्योंकि दोनों लोग में कंफ्यूज हो गई, तो वोट टूट गया। अब आप चंद्रपुर में, यानी कि 20,000 वोट से हार गई बेचारी, 20,000 से भी कम वोट से। आप चंद्रपुर में देखिए, ये कांग्रेस जीती है, यहाँ पे इन्होंने इसको हराया है सब्सटेंशियल, 2,60,000 वोट से हारे हैं चंद्रपुर की सीट। ये लातूर को देख लीजिए आप, लातूर भी इन्होंने, कांग्रेस ने जबरदस्त हराया है। तो ये तो देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ क्या, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग इन महाराष्ट्र। यूपी में तो कास्ट, इसका तो कोई वो नहीं है, और आई गेस महाराष्ट्र में कास्ट, राइट। तो अब आप आके क्या देख रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट स्टेबल होगी या कहीं ना कहीं कुछ लोग बोल रहे हैं 2026 में फिर से इलेक्शन होगा? हो जाए तो अच्छा ही है, अगर इलेक्शन वाला सिनेरियो मिड टर्म होता है तो कोई बुराई नहीं है, हो जाए तो अच्छा ही है। बट आई थिंक लेकिन या फिर जैसे कि मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी की, कर्नाटका में बनी थी, अरुणाचल प्रदेश में बनी थी, वैसे तो कहीं कैसे करवाएंगे आप? किसको आप रेजिग्नेशन दिलवाएंगे? 500 है,
कैसे बताइए? आपको तो अपनी अपोजिशन पार्टी को दिलवाना पड़ेगा, या तो जेडीयू को मर्ज करा दे बीजेपी में। नहीं, जेडीयू की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इन सब की। आप अगर उसको ध्यान से देखें तो आपके पास बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो कि छोटी छोटी हैं। अगर बात करें तो शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे, उसके पास 9 एमपी हैं, उसमें से 6 तोड़ने हैं। शरद पवार के पास 8 हैं, जिसमें से 6 तोड़ने शरद हैं। पवार वाली एनसीपी नहीं टूटेगी। अच्छा, शिवसेना तो अपने ही साथ है, लोक जनशक्ति पार्टी 5 अपने ही साथ है, युवा वाईएसआरसीपी 4 है, 4 में से आपको 3 तोड़ने हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नहीं टूटेगी, आम आदमी पार्टी के 3 हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो टूटती रहती है और हमने सुना है, देखा है कि पहले से ही टूटी है, तो वो उसके 3 हैं। जनसेना पार्टी के 2 हैं, इसमें से एक ही खींचना आसान काम है। नहीं, जनसेना को तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि वो उनकी पार्टी है, पवन कल्याण की, तो वो बेसिकली अच्छा। बीजेपी के साथ रहेगी, वो अलग नहीं जाएगी जनसेना वाली। देखिए, अच्छा, तो इनको जो मेरा फॉर्मूला है वो ये है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे से बात करें और पैचअप करें, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो हो जाता है तो 10 सीटें सीधा आ रही हैं और उसके बाद अगला इलेक्शन भी इजी हो जाएगा, 10, 7, 17 सीटें हो जाएंगी। तो अगर बीजेपी अपने में मार्च कराना चाहती है तो बेस्ट है कि जेडीयू को बोले भाई अब हो गया तुम्हारा, खत्म करो अब ये भाई। अब नीतीश कुमार का कौन बनेगा वो क्या नाम है सक्सेसर? कोई तो नीतीश कुमार परिवारवादी आदमी तो नहीं लगते हैं। तोड़ने के चक्कर में रहता, 8 लोगों को जेडीयू से तोड़ लो। सही बात है, तो बहुत सारे लोग टूट के वापस आ सकते हैं बीजेपी के फोल्ड में, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत सारी चीजें सामने चल रही हैं, बहुत सारे हमें कमेंट्स भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे 26 मिनट हम लंबे डिस्कशन हो गया, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग। ये वाला भी क्वेश्चन मैं उनके से सहमत हूँ, आदित्य जी ने लिखा है जो, देखिए आप जेडीयू और टीडीपी को हटा दीजिए तो ये टोटल सीट बन जाती है 240 में से 292 में से आप वो हटा दीजिए तो कितना सीट बन जाएगा? 292 में से 28 सीटें अगर हटा दीजिए तो वो बन गई आपका 292, तो 90 हो गया, उसमें से 6 गया, 284, 274 सीटें बन जाती है। अगर उसमें वाईएसआर कभी भी मोदी के अगेंस्ट में नहीं रहा, ठीक है ना, वाईएसआर जे जो है उसके पास भी 4 है, तो 264 4 है, 264 में से 4 आ गए, इधर 68 हो गए। और उसके बाद बाकी आपको 4 जो है उधर से बहुत सी ऐसी पार्टियां जो वहां से आने को थे, उद्धव भाई ठाकरे वाली पार्टी सबसे बड़ी है, उसको भी तोड़ा जा सकता है या वहां से लाया जा सकता है। और देखिए जो इंडिया अलायंस की कौन कौन सी पार्टी है जिसको मेरे ख्याल से तोड़ा जा सकता है या जो पॉसिबल है कि ब्रेकअप हो जाए। जैसे आप देखिए शिवसेना, लोक जनशक्ति तो ये इनके साथ ही है, ये वाईएसआरसीपी की 4 है, आरजेडी की 4 है, वो इम्पॉसिबल है, सीपीआईएम 4 है, नॉट पॉसिबल, आम आदमी पार्टी का नहीं पॉसिबल है, जेएमएम पॉसिबल है, 3 है इनके पास, ठीक है ना। जनता दल सेक्युलर तो खैर इन्हीं के साथ है। अब कोई ये है विद्युत थालई चिरुगाती काची, अब ये कहाँ की पार्टी है देखना पड़ेगा। अगर केरल वाली है तो कोई चांस नहीं बनता, ये तमिलनाडु की पार्टी है, तो ये उसको एआईएडीएमके को हरा करके आई हुई पार्टी है, तो मेरे ख्याल से इनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। ओवरऑल मतलब ऐसा भी कुछ वो नहीं है, उनके पास भी बहुत सी ऐसी वो चीजें होंगी। अब कोई भारतीय आदिवासी पार्टी है, वो किसके साथ है पता नहीं, इंडिपेंडेंट 7 इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये ज्वाइन तो करवा ही सकते हैं ना उनको अपने पास, किसी की भी पार्टी हो उसके एमपी टूट के और ज्वाइन कर जाएं तो कोई बड़ा काम थोड़ी है। यहाँ तो कांग्रेस के ही टूटे कई बार। हाँ देखिए कुछ डिस्टर्बिंग, जैसे अमृतपाल सिंह है वो खालिस्तान वाला, वो जीत गया 2 लाख वोट से आसपास। समाजवादी पार्टी के 37 एमपी हैं, तो अगर समाजवादी पार्टी में टूट होना नामुमकिन है। क्यों? अरे वो बड़े मतलब विचारधाराओं की पार्टी है। कौन सी पार्टी विचारधारा की नहीं है? कोई लोहियावादी नहीं वहां पे। बीजेपी वाला हिसाब किताब है उनका, वो लोग नहीं आएंगे।
अच्छा, और भी आ सकते हैं। खैर ठीक है, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन था। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वंदे मातरम।